हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। एकेडमी पर सभी परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आप लोगों को एक सूचना के तौर पर हम ये बता देना चाहते हैं कि अभी जो ये सीरीज़ चल रही है, ये जो सीरीज़ है यह जनरल साइंस की सीरीज़ है। और जनरल साइंस की सीरीज़ में हम आप लोगों को 75 क्वेश्चन का 3 वीडियो में सीरीज के माध्यम से 75 प्रश्नों को हम आप लोगों के सामने रख दिए हैं। लेकिन अब जो प्रश्न है वो 25 प्रश्न और हैं, और 100 प्रश्नों के साथ इन साइंस के प्रश्नों को हम समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। और आप लोग मेहनत कीजिए ताकि जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार एग्रीकल्चर के छात्रों को देने वाली है, दृढ़ संकल्पित हो जाइए। और उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों के लिए विशेष तौर पर सोच रहे हैं कि दूसरे सब्जेक्ट जैसे इतिहास या फिर जीएस, जिसमें सब मिसलेनियस क्वेश्चंस रहते हैं, उसके सीरीज को लेकर के आएंगे। जीएस का मिसलेनियस क्वेश्चन का जो हमारे पेपर में पूछता है, आयोग जो पूछता है, उसमें 100 प्रश्न रहता है। जनरल साइंस मैथमेटिक्स का 50 प्रश्न और जीएस मतलब सामान्य अध्ययन का 50 प्रश्न। तो 50 प्रश्नों का अब जो सीरीज होने वाला है आप लोगों के सामने, जो 50 प्रश्नों का सीरीज आएगा, उसमें आप लोग लगातार मेहनत कीजिए और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। तो आइए, आज का जो हमारा पीपीटी तैयार हुआ है तो उसमें प्रश्न नंबर 76 से लेकर के प्रश्न नंबर 101 तक है। और यह जो प्रश्न है यह विज्ञान खंड से जुड़ा हुआ है। तो सामान्य विज्ञान के इन प्रश्नों को हम देखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट हम जीएस के प्रश्नों को लेकर के आएंगे। चलिए आगे चलते हैं अपने पीपीटी की ओर। प्रश्न नंबर 76 क्या कहता है उसको आइए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 76 कहता है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सा फसल सहायक है, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा फसल करता है। ऑप्शन ए कह रहा है राजमा, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का और ऑप्शन डी फली या बीन्स। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन डी फली या बीन्स। प्रश्न नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है। अब यहाँ पूछ रहा है कि जो बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कैंसर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कुष्ठ रोग जिसे टीबी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हैजा और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चेचक। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कुष्ठ रोग जो है वह जीवाणुओं से होने वाला रोग है। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य शीतीकरण से सूक्ष्म जीवाणुओं या पदार्थों में कौन सी प्रक्रिया की जाती है, किसमें की जाती है। तो आइए जानते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि विषाणुओं को निष्क्रिय करना शीतीकरण एक प्रक्रिया है, और जीवाणुओं को निष्क्रिय करना शीतीकरण एक प्रक्रिया है। विषाणुओं को नष्ट करना शीतीकरण एक प्रक्रिया है, जीवाणुओं को नष्ट करना शीतीकरण एक प्रक्रिया है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कि जीवाणुओं को निष्क्रिय करना शीतीकरण एक प्रक्रिया है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए बैसिली, ऑप्शन नंबर बी बैसिलस, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर डी क्लास्ट्रीडियम। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 80 वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं। जो वृक्ष के छाल होते हैं उस पे जो कवक उगते हैं उस कवकों को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कार्टिकोल्स, ऑप्शन बी कह रहा है कि वर्टिकोल, ऑप्शन सी कह रहा है डर्मिकोल्स, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है मित्रों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कार्टिकोल्स।
प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है। जो इसके बीज है उसके किसके कारण से उत्पन्न होता है। अमीबा, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी वायरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक। कवक से खराज, खुजली ये सब बीमारियां उत्पन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर के बना है। लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर के बना है। ऑप्शन ए कवक और अमीबा, ऑप्शन बी कवक और विषाणु, ऑप्शन सी कवक और जीवाणु, ऑप्शन डी कवक और शैवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फंगस एंड एल्गी से जो लाइकेन बनता है वो फंगस और एल्गी के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनता है। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि लाइकेन किसके सूचक है। जो लाइकेन बनते हैं वो किसके सूचक होते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वायु प्रदूषण के सूचक, ऑप्शन नंबर बी जल प्रदूषण के सूचक, ऑप्शन नंबर सी मृदा प्रदूषण के सूचक, ऑप्शन नंबर डी जल एवं वायु प्रदूषण के सूचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन होते हैं। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है। यहाँ बात कर रहा है कि जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि कैक्टस, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मक्का। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइट। प्रश्न नंबर 85 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 85 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टेरिडोफाइट्स में, ऑप्शन नंबर बी कैक्टस में, ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइट में, ऑप्शन नंबर डी मक्का में। इसका सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइट में। ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइट में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 86 निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म, ध्यान रखिएगा टर्मिनोलॉजी का एक खेला है कि जीवित जीवाश्म निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी कवक और ऑप्शन नंबर डी साइकस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइकस। साइकस एक जीवित जीवाणु के रूप में, जीवाश्म के रूप में देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 87 कहता है कि श्वसन मूल किस पौधे में पाया जाता है। मतलब रेस्पिरेटरी रूट, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेटरी रूट्स किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मक्का में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि जूसिया में, ऑप्शन नंबर सी बरगद और ऑप्शन नंबर डी दूब घास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूसिया में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है। जो साबूदाना होता है वह किससे प्राप्त होता है, आइए ऑप्शन को देखते हैं और उसके बाद बताते हैं कि वो किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है साइकस से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लाइकेन से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कमलगट्टों से, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ब्रायोफाइट से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइकस से। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। शकरकंद, भैया ये तो हमें लगता है कि जड़ ही है। गाजर जड़ है, आलू सस्पेंशन में आ गया, मूली जड़ है, एकदम क्लियर हो गया। आलू क्या है, तना का रूपांतरित रूप है, तो यह जड़ नहीं है। प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि स्तंभ मूल होती है। प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि स्तंभ मूल होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि श्वसन जड़ें, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मूलांकुर जड़ें, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ए और बी यानी श्वसन जड़ें और मूलांकुर जड़ें दोनों, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अपस्थानिक जड़ें। इसका जो सही उत्तर है 90 का वह हो जाएगा डी अपस्थानिक जड़ें। प्रश्न नंबर 91 कहता है कि जड़ें किस भाग में विकसित होती हैं। जो जड़ होती है वो किस भाग से विकसित होता है।
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कोटिलीडन से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मूलांकुर से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भ्रूण से, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्ररोह से। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूलांकुर से जड़ें विकसित होती है। प्रश्न नंबर 92 कह रहा है कि गाजर एक प्रकार से है। गाजर एक प्रकार से है, गाजर एक प्रकार से क्या है? पत्ती है, तना है, फल है, जड़ है। तो मित्रों आप लोग सभी लोग जानते हैं कि गाजर एक प्रकार से जड़ के रूप में प्रयुक्त होता है। 93, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला कह रहा है कि प्रकंद, दूसरा कह रहा है तना, तीसरा कह रहा है कि ए और बी दोनों, और चौथा कह रहा है कि कंद। लेकिन आप लोगों को हम बता दें जो हल्दी का हिस्सा खाया जाता है वह प्रकंद खाया जाता है। प्रकंद क्या होता है? तो तने का एक रूपांतरित रूप होता है। इस तरह से यदि देखा जाए तो इसका उत्तर ए सही होगा, लेकिन यहाँ पर दिया है ए और बी, तो इसको हम ये लगा देते हैं कि ए और बी, क्योंकि तना का एक रूपांतरित रूप है लेकिन यहाँ खाने योग्य भाग पूछा है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड या ज़्यादा से ज़्यादा 100% संभावना हम प्रकंद पर लगाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा एक बार अपने तौर पे। प्रश्न नंबर 94 पर ध्यान डालते हैं और देखते हैं कि प्याज किसका परिवर्तित रूप है। अब जैसे वहाँ पर पूछ देता कि प्रकंद किसका परिवर्तित रूप है, तो उसको में हम तना लगा सकते थे, इसलिए मोस्टली हम प्रकंद को सही किए हैं। पूछ रहा है प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? पत्ते का, तने का, प्रकंद का, जड़ का। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्याज तने का एक परिवर्तित रूप है। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है। 220 वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है मित्रों? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आवश्यक वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी औसत वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी रीड वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी संतुलित वोल्टेज। तो एवरेज वोल्टेज जो होता है वही प्रदर्शित करता है कि 220 वोल्ट से घरों की आपूर्ति हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, औसत वोल्टेज प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 96 कह रहा है कि एम्पियर किसका मात्रक है? प्रश्न नंबर 96 कह रहा है कि एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, विद्युत क्षमता का, विद्युत विभव का, उपयुक्त सभी का। तो 96 का जो उत्तर है वह हो जाएगा, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर मात्रक हो जाएगा आपका विद्युत धारा का। विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिसिटी करेंट का मात्रक जो है वह होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है वो किस में नापा जाता है? ए मीटर से नापा जाता है, जो मीटर हम लोगों के घर पे लगाया जाता है। 97 प्रश्न नंबर कह रहा है कि शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लावस्टर संबंध होता है? लावस्टर संबंध के बारे में पूछ रहा है। ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। हम यहाँ पर इसलिए ला दिए हैं क्योंकि आप लोग से आयोग ये भी पूछ सकता है। प्रश्न नंबर ए कह रहा है कि टिश्यू, प्रश्न नंबर बी कह रहा है साइटोलॉजी, प्रश्न नंबर सी कह रहा है माइस्पेंसी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्रस्टेशियंस। बिल्कुल सही उत्तर क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियन लावस्टर संबंध वर्गीकरण शरीर रचना में रखता है। प्रश्न नंबर 98 कहता है कि कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जितने भी लेग्यूम्स प्लांट हैं, मतलब दलहनी फसलें हैं, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखते हैं। प्रश्न नंबर 99, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? जैसे कि विद्युत परिपथ होता है, हम लोग फ्यूज लगाते हैं, तो उसका कार्य क्या होता है? यह बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आइए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर ए कह रहा है कि विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, विद्युत धारा की रक्षा करता है, विद्युत आवेश का रक्षा करता है, और विद्युत विभव की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है कि विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, इसलिए परिपथ का फ्यूज लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 100, प्रश्न नंबर 100 कह रहा है कि पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा, क्या मनुष्य के द्वारा? ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिन में नहीं सुनी जा सकती, रात में सुनी जा सकती है,
सुनी जा सकती है या नहीं सुनी जा सकती है, तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो पराश्रव तरंगे हैं वो मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं, सुनी ही नहीं जा सकती, चाहे वो दिन का मौसम हो चाहे रात का समय हो। प्रश्न नंबर 101 और आज के सीरीज का आखिरी प्रश्न, विज्ञान का आखिरी प्रश्न। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विज्ञान का जो 101 प्रश्न है उसी प्रश्नों में से आप लोगों को प्रश्न एग्जाम में दिखाई देंगे। अभी विज्ञान के और प्रश्न आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। फिलहाल इतना ही, अब इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का सीरीज चलाया जाएगा। प्रश्न नंबर 101 कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं आवर्तकाल भू स्थिर मतलब पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में अपना पूरा करती है, अपनी धुरी पर घूमती है, 24 घंटे में मित्रों। तो ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे उत्तर लगा देना है कि 24 घंटे। थैंक्स मित्रों, आप लोग हमारे वीडियो को प्यार दिए, दुलार दिए। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और यदि आप चैनल पर नए नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर आल वाला बटन पर क्लिक करके छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा अपलोड किया जाने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुँचे और आप हमारे इस जानकारी और सीरीज के प्रथम भागीदारी बने। धन्यवाद।